लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं और सेंट्रल विजन में पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो एक अपना रूटीन एग्जामिनेशन के लिए गए और वहां पर रूटीन चेकअप में ये पता लगा कि पर्दे के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बनी हुई है और इस झिल्ली को मेडिकल टर्म में कहते हैं एपी रेटिनल मेम्ब्रेन, या फिर अगर ये और ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो जाए तो इसको हम कहते हैं मैकुलर पकर, यानी कि पर्दा आपका एक लिमिट से ज़्यादा सिकुड़ गया है। तो मैं डॉक्टर पवन आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एपी रेटिनल मेम्ब्रेन या मैकुलर पकर। तो ये एपी रेटिनल मेम्ब्रेन होती क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, ये मेम्ब्रेन जो हमारे पीछे पर्दे का एक हिस्सा होता है, मैकुला, जहाँ पर हमारी सारी बारीक नज़र बनती है, ये मेम्ब्रेन उस एरिया के ऊपर बनती है जिसको हम कहते हैं एपीरेटिनल मेम्ब्रेन। तो देखिए, ये एपीरेटिनल मेम्ब्रेन जो है ये हमारा जो बारीक नज़र का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मैकुला, अगर ये मेम्ब्रेन वहाँ पर बन जाए तो ये आपकी आँख की रोशनी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि हमें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, सेंटर में दिख तो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं बन रहा है, और काफ़ी बार अगर ये अर्ली स्टेजेस के अंदर हो तो पेशेंट को कोई कंप्लेन भी नहीं होती है। तो अब ये जानते हैं कि ये फाइनली मेम्ब्रेन बनती क्यों है। तो देखिए, जो हमारी आई है, ये हमारी आई का एक स्ट्रक्चर है और इस आई के स्ट्रक्चर के ये पीछे सारी विट्रस जेली होती है। अब जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है, आँख के अंदर एक फिनोमिना होता है इस विट्रस जेली को अपनी जगह से सेपरेट होने का, जिसको हम कहते हैं पीवीडी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जेली है ये पूरी तरह अपनी जगह से सेपरेट नहीं होती है और जो हमारा सेंट्रल एरिया है, मैकुलर एरिया जो है, वहाँ पर इस विट्रस जेली की एक बारीक परत सी चिपकी हुई रह जाती है और इसी बारीक सी चिपकी हुई परत को हम कहते हैं एपी रेटिनल मेम्ब्रेन। अब अगर ये मेम्ब्रेन जो है सिर्फ चिपकी हुई है, यानी कि इसकी वजह से पर्दे के ऊपर कोई सिलवट या सिकुड़न नहीं आ रही है, कोई रिंकलिंग नहीं हो रही है, तो इस मेम्ब्रेन से पेशेंट को नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब पेशेंट एक रूटीन एग्जामिनेशन या चेकअप के लिए जाता है तो पता लगता है कि भाई पर्दे के ऊपर एक झिल्ली चिपकी हुई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है या किसी किसी केस के अंदर ये जो विट्रस जेली की एक पतली सी शीट है जो पर्दे के ऊपर चिपक गई है, इसमें रिंकलिंग शुरू हो जाती है, सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है, ये जेली कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अब जब ये जेली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस जेली के साथ साथ हमारे पर्दे का जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है या पर्दे के ऊपर खिंचाव बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन। यानी कि जैसे ये मानिए कि एकदम प्लेन रेटिना है, अब अगर रिंकलिंग होगी तो ये ऐसे जगह जगह से सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, या फिर अगर खिंचाव बनेगा तो उसके ऊपर ऐसे ये पुल आना शुरू हो जाएगा, खिंचाव बनना शुरू हो जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि जैसे आपने एक बेडशीट ली हुई है, तो बेडशीट एकदम स्मूथ है, लेकिन उसके ऊपर आपने एकदम ऐसे कुछ सुकेड़ दिया, कहीं से उसको पिंच कर दिया, तो वहाँ पे एक रिंकल बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एपी रेटिनल रिंकलिंग हो गई। अब अगर ये रिंकलिंग या जो ये खिंचाव है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए और ये काफ़ी ज़्यादा रेटिना को एक जगह बंचअप कर दे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मैकुलर पकर। डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट को कौन सी स्टेज की ये एपीरेटिनल मेम्ब्रेन है, उसके सिम्टम उसी हिसाब से होते हैं। अगर ये इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, सिर्फ मेम्ब्रेन चिपकी हुई है, या ग्रेड 1 जिसको हम कहते हैं सेलोफिन मेम्ब्रेन है, वहाँ पर मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं होता और उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर ये ग्रेड 1 से आगे बढ़ जाए, पर्दे के ऊपर सिकुड़न आनी शुरू हो जाए, तो पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें एक जो सीधी लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, सेंट्रल में जब हम बुक्स देखते हैं तो वहाँ पर फोकस करने में दिक्कत हो रही है, विजन जो है वो सारी फॉगी फॉगी हो गई है, दिख तो रहा है लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और अगर ये मैकुलर पकर वाली स्टेज में पहुंच जाए तो पेशेंट की विजन काफ़ी हद तक ड्रॉप कर जाती है
और सारे लेटर वगैरह उसको उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे दिखने शुरू हो जाते हैं। और कई पेशेंट हमें आगे कंप्लेन करते हैं कि जी हर चीज़ के साइड में एक शेडो दिख रही है, या डबल विजन भी, जो ओकेजनल केसेस के अंदर डिप्लोपिया जिसको कहते हैं, डबल विजन की भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं। अब देखिए इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट कि फाइनली ये मेम्ब्रेन बनती क्यों है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर तो इसका कॉज होता है इडियोपैथिक, या हम कह दें कि उम्र के हिसाब से वो जेली सेपरेट होती है और किसी किसी केस के अंदर ये मेम्ब्रेन बन जाती है। बट उसके अलावा जो कॉमन कॉजेज हैं उसके अंदर है डायबिटिक रेटिनोपैथी, या फिर वेन ऑक्लूजन जिसको हम कहते हैं CRVO या BRVO, या जिन पेशेंट्स को रेगुलरली किसी बीमारी के लिए इंजेक्शन लग रहे हैं, आंख के अंदर अगर ब्लीडिंग हो गई है तो वहां पर भी ये मेम्ब्रेन बन जाती है। आई के अंदर अगर कोई चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया है, तो मेम्ब्रेन बन सकती है। या आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसको हम कहते हैं यूवियाइटिस, या फिर मल्टीपल सर्जरीज हो गई हैं, या वो सर्जरी आपकी कैटरेक्ट की हो गई है या फिर रेटिना की मल्टीपल सर्जरीज हो गई हैं, तो कई केसेस में मल्टीपल सर्जरीज के बाद भी पर्दे के ऊपर ये झिल्ली बन जाती है। तो अब जिन पेशेंट्स को ये एपीरेटिनल मेम्ब्रेन है उसको डायग्नोस करने के लिए या आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन आती है OCT का टेस्ट, जिससे आपके पर्दे की एक स्कैनिंग हो जाती है। ये जो झिल्ली है इसके बारे में हमें पता लग जाता है कि ये पर्दे के ऊपर कितना इसने पक्की तरीके से ये चिपकी हुई है, जो रेटिना का आर्किटेक्चर है उसको इसने कितना डिस्टर्ब किया हुआ है। और आजकल जो OCT हैं उसके अंदर इसको हम 3 डायमेंशनल स्कैन करके देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस पॉइंट पर ये मेम्ब्रेन चिपकी हुई है और पर्दे के ऊपर कितना खिंचाव डाल रही है। सेकंड इन्वेस्टिगेशन है एंजियोग्राफी। बट एंजियोग्राफी जरूरी नहीं है कि हर केस के लिए रिकमेंडेड है, बट कभी कभी जहाँ पर हमें लगता है कि इस मेम्ब्रेन की वजह से जो पर्दे की ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर असर आ रहा है, या जो इस मेम्ब्रेन का बनने का कारण है वो ब्लड वेसल से रिलेटेड है, वहाँ पर ये हम एंजियोग्राफी वाला टेस्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में सेंट्रल एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो कितनी डिस्टर्ब है, और उस एपीरेटिनल मेम्ब्रेन के अलावा तो कोई आंख के अंदर और बीमारी नहीं चल रही है। तो अब जब ये मेम्ब्रेन बन गई तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जब पेशेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये कोई इमरजेंसी है इसका ट्रीटमेंट। और काफ़ी पेशेंट इसको रेटिना की जो बाकी बीमारियां हैं जैसे रेटिनल डिटैचमेंट उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए रेटिनल डिटैचमेंट एकदम टोटली अलग बीमारी है और ये एपीरेटिनल मेम्ब्रेन अलग है। इसमें पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ज़्यादा कोई डायर इमरजेंसी नहीं है। काफ़ी केसेस के अंदर तो ये रूटीन एग्जामिनेशन में फाइंड आउट होती है, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं होती। तो जिन केसेस में पेशेंट की नज़र एकदम ठीक होती है, 6/6 होती है, और इस मेम्ब्रेन की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आता है कि ये रेटिना के आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं है, पर्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन नहीं आ रही है, तो उन केसेस में इस मेम्ब्रेन को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। पेशेंट को हर 3 से 6 महीने में हम एक रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे हमें लगता है कि इस झिल्ली की वजह से नज़र कम हो रही है या पर्दे के ऊपर सूजन आ रही है तो वहाँ पर हम ट्रीटमेंट का डिसीजन लेते हैं। सेकंड कंडीशन है कि मेम्ब्रेन बन रही है, पेशेंट की नज़र भी कम हो रही है, पर्दे के ऊपर सूजन आ रही है या खिंचाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, या जो एंड स्टेज मैंने बताई मैकुलर पकड़ बन गया है। और जो स्टेज 2 ERM है या जहाँ पर मैकुलर पकड़ बन गया है और नज़र एक लिमिट से ज़्यादा कम हो गई है, और वो लिमिट है 6/12 से अगर आपकी नज़र कम है या 6/12 है और पेशेंट को लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं और वो अपना काम रूटीनली नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर हम ट्रीटमेंट इसको करते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जरिकली हम जाते हैं, सर्जरी का नाम है विट्रेक्टमी या पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। सर्जरिकली हम जाकर इस मेम्ब्रेन को हम हटाते हैं, और फिर उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन में सूजन आई है या रिंकलिंग आई है वो ग्रेजुअली ओवर टाइम धीरे धीरे करके स्मूदन आउट हो जाएगी। आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक हम सर्जरी की यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डबल पील, यानी कि जो आपकी झिल्ली बन गई है, मेम्ब्रेन जो बनी है उसको तो हम निकालते ही हैं, साथ में उस मेम्ब्रेन के नीचे एक और लेयर होती है रेटिना की इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, उस झिल्ली को भी हम साथ में निकाल देते हैं। और उस झिल्ली को निकालने का फ़ायदा ये है कि ये मेम्ब्रेन फिर दोबारा नहीं बनती।
लेकिन वेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ डायग्नोस कर लें और ये सोचें कि मुझे ये बीमारी है और आप एक रूटीन चेकअप के लिए जाएं ही ना। बिकॉज रेटिना की काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम लगभग कुछ मैच करते हैं और आपको एग्जैक्टली कौन सी डिजीज़ है ये एक डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ही पता लग सकता है। एपिरेटिनल मेम्ब्रेन के साथ साथ किसी किसी केस में रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। तो अगर पेशेंट को एपिरेटिनल मेम्ब्रेन भी है और रेटिनल डिटैचमेंट दोनों हैं तो वो एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है जहां पर हमें एक अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट अगर एपिरेटिनल मेम्ब्रेन आइसोलेटेड है, रेटिना के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एपिरेटिनल मेम्ब्रेन की दिक्कत है, तो वहां पर कोई ऐसी डायर इमरजेंसी नहीं है और आप अपने हिसाब से इस सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। अब जो ये डिसीजन है सर्जरी का वो आपने अपने ट्रीटिंग रेटिना डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। आपके सिम्टम्स क्या हैं और बाकी रेटिना की क्या कंडीशन है और आंख के अंदर कोई और एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं चल रही। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट और किस कॉम्बिनेशन में ज़रूरत पड़ेगी। अब पेशेंट का जो अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब ये झिल्ली तो बन गई और आपने बताया है कि अभी इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, चलिए मैं ऑपरेशन भी करा लेता हूँ, तो उसके बाद मेरा रिज़ल्ट कैसा रहेगा, इसमें क्या रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट करूँ। तो देखिए रेटिना के ऑपरेशन में जब ये मेम्ब्रेन वगैरह हम हटा देते हैं तो इमीडिएटली तो पेशेंट को इतनी कोई बेनिफिट नहीं होती। जो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी या जो लेटर जंबल अप हो गए थे उसको रिकवर होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है और किसी किसी केस में इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और ये जो टेढ़ापन है या जो पेशेंट को एबनॉर्मल लेटर्स दिख रहे हैं ये सर्जरी के बाद कुछ कम तो ज़रूर होते हैं, बट हम ये पेशेंट को एश्योर नहीं कर सकते कि ये जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है या विजन सेंट्रल विजन में जो प्रॉब्लम है ये 100% आपकी रिकवर कर जाएगी। फुल रिकवरी में किसी किसी केस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। नेक्स्ट काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें पर्दे में सूजन आई हुई है, तो सूजन के लिए तो इसमें इंजेक्शन भी लगते हैं, तो इंजेक्शन लगा के देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि जो इंजेक्शन वाली बीमारियां हैं वो अलग हैं। यहाँ पर एक मैकेनिकल कॉज है, किसी चीज़ ने, एक झिल्ली ने पर्दे के ऊपर खिंचाव डाला हुआ है। जब तक वो खिंचाव हम हटाएंगे नहीं, जब तक इसमें इंजेक्शन उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। तो इंजेक्शन का रोल कहाँ पर आता है एपिरेटिनल मेम्ब्रेन में? देखिए जब हमने ऑपरेशन कर दिया और झिल्ली हटा दी, लेकिन अगर पर्दे के ऊपर उसके बाद भी सूजन है 3 या 4 महीने के बाद और वो सूजन नहीं जा रही है, तो वहाँ पर हम काफ़ी केसेस के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं उस सूजन को कम करने के लिए। इन द एंड ये जो बीमारी है मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर अगर पर्दे के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम सेफली अंडर ऑब्जर्व करते हैं, ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, उसकी विजन ड्रॉप हो रही है, तो ऑपरेशन कर कर इस झिल्ली को हटा सकते हैं और आपको आपके सिम्टम्स से काफ़ी हद तक इसमें बेनिफिट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।